हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का जो नवंबर 2021 का अंक है ये प्रकाशित हो चुका है और इस सीरीज़ में हम इसी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है जहां पे हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2021 में जो महत्वपूर्ण सार संग्रह हैं। उसके साथ ही कुछ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे वन लाइनर्स हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे सबसे पहले सार संग्रह से। तो सबसे पहले यहाँ पे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की किस ग्रंथ में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे की प्रेम कहानी वर्णित है? तो इसका आंसर है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है। अगला है, सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। इसके बाद है, दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में जाना जाता था किसे? घटिका को। फिर है, एरीपत्ती कौन थी? तो दक्षिण भारत में भूमि का एक विशेष वर्ग जिससे मिलने वाला राजस्व जो है ये अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, इसे एरीपत्ती कहा जाता था। फिर है, मध्ययुगीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट शब्द को संदर्भित करता है। इसका आंसर है भूमि की सिंचाई में उपयोग किए जाने वाला जो जल चक्र है इसे अर्घट कहा जाता था। फिर है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजनैतिक इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो ये मागधों का व्यवसाय था। फिर है, किस राजा के निधन पर कवि ने आद्याधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया था? तो इसका आंसर है भोज परमार। भोज परमार के निधन पे कवि ने इस कविता द्वारा शोक प्रकट किया था। फिर है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए किसे फारस भेजा था? तो जहांगीर ने बिशन दास को फारस भेजा था। फिर है, ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये जो युद्ध था ये परुषणी नदी पे हुआ था। फिर है, भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उनकी जाति की जांच नहीं करता। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है, यह किसकी शिक्षा थी? तो ये गुरु नानक जी की शिक्षा थी। आगे यहाँ पे है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है, स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार अपनाए गए थे। फिर 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? तो मुख्य कारण थे अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। फिर है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना ने माना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाना चाहिए। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन सा वायसराय था? तो समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। फिर है, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? तो ये कहा था शिव स्वामी अय्यर जी ने। फिर है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में गवर्नर जनरल का जो शासन था ये समाप्त हुआ था। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि ये जो तारीख है किससे जुड़ी है? तो ये जो तारीख है ये दांडी मार्च से जुड़ी हुई है। फिर अब भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सबसे पहले ये मिंटो मार्ले सुधार 1909 द्वारा शुरू की गई थी। फिर है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापित की थी। फिर है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। फिर यहाँ पे देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान है, तो इसे भी डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। फिर है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर है, आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व राष्ट्रपति से व्यय कर सकता है। फिर है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? तो संसद में। फिर है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर
जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इन्हें पदच्युत किया जा सकता है। फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो नागौर में हुआ था। फिर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। फिर है नमित शर्मा बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। फिर है संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 ये उपबंधित करता है। फिर है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? तो भारत के जो प्रधान न्यायाधीश हैं ये अगर भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत के प्रधान न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत एवं विश्व भूगोल है। सबसे पहले है डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी पर स्थित होती है, स्थिर बिंदु, जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की नाप की जाती है। ठीक है, तो उसे डेटम रेखा कहा जाता है। फिर विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बैकाल झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियर झील। इसका देखिए विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील कौन सी है? तो ये है टिटिकाका झील। फिर है किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है भूटान। फिर है किस देश के नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? यह है किर्गिस्तान। फिर है एडन नहर कहाँ निकाला गया है? तो ये दामोदर नदी से निकाला गया है। फिर भारत की मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये है रेगुर मिट्टियाँ। फिर है अंचार झील कहाँ अवस्थित है? ये जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। इसके बाद है दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? ये भी जम्मू और कश्मीर में है। आगे है यहाँ पे देखिए पर्यावरण एवं जैव विविधता, तो इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल के मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है तापीय मंडल। फिर है प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये है वैश्विक ऊष्मन। फिर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? तो ये है किबुल मजाजो नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। इसके बाद है भारत में संरक्षित क्षेत्रों में से किस श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्कों में। इसके बाद है किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो इसका आंसर है नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। फिर है पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य जिसकी सीमा प्रवाल भित्तियों, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों को स्थापित किया गया है? तो ये है चिल्का झील में। फिर है पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका आंसर है अर्नस्ट हेकल ने। फिर है हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये पौधों की बहुत सी संस्कृति से संबंधित है। फिर है यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे देखते हैं। तो उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? ये इसका आंसर है द्वितीय। फिर है अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ये अवमूल्यन कहलाता है। फिर है ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर है चेन्नई। फिर है कौन सा विभाग या आयोग सरकार से वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करती है? तो ये है कृषि लागत और मूल्य आयोग। फिर है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? तो ये इसका आंसर भी है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाएगा संसद के समक्ष पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 112 में। फिर डॉक्टर डी.आर. मेहता की अध्यक्षता वाली समिति किससे संबंधित थी? तो ये समिति संबंधित थी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार से। फिर है किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है।
फिर है खुला बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है, तो ये क्रेडिट नीति का अंग है। फिर है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यानी कि यूआरपी और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड यानी कि एमआरपी किसका माप है, तो ये गरीबी दर की यहाँ पे माप है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। आगे देखिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी है, इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बरगद के पेड़ की शाखाओं से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, यह स्तंभ जड़ें कहलाती हैं। फिर आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार 1921 पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला था, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए मिला था। फिर है गामैक्सीन C6H6C6, DDT C14H9C5 और ब्लीचिंग पाउडर CaClO2 किसके यौगिक हैं, तो ये क्लोरीन के यौगिक हैं। फिर है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं पराबैंगनी किरणें। फिर है तार केबिलों के स्थान पर प्रकाशित तंतुओं यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये तिल्ली यानी कि स्प्लीन को प्रभावित करता है। फिर यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा, इसका आंसर है सीसा। फिर है वर्गीकरण में वर्गिक के समूहों का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है, तो सबसे पहले स्पीसीज, फिर है जीनस, फिर है फैमिली और उसके बाद ऑर्डर। फिर है चमगादड़ों में प्रतिध्वनियों द्वारा आगे उपस्थित बाधाओं को स्थान निर्धारण की प्रक्रिया में चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे लक्ष्य से टकराकर वापस आती हैं और चमगादड़ इन्हें ग्रहण करके लक्ष्य की स्थिति का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद है जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास होता है। आगे है यहाँ पे शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान, इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है, इसका आंसर है बायगोट्स्की। फिर है रूब्रिक्स क्या है, तो ये विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट है। फिर है डायग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है लिखने की समस्या से। फिर है डायग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध किससे है, इसका संबंध है लिखने की समस्या से। फिर है बहुसंवेदी उपनाम का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। फिर है मेस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम क्या है, सबसे पहले शारीरिक, उसके बाद सुरक्षा, फिर है प्रेम और अपनत्व, इसके बाद है आत्मसम्मान और उसके बाद है आत्मसिद्धि। आगे है दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल क्या कहलाता है, तो ये देशिक यानी कि स्थानिक बुद्धि कहलाती है। फिर है लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी औसत बुद्धि होती है। फिर है मानव व्यवहार संज्ञात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है, तो ये स्पष्ट किया गया है एल्बर्ट वेंडूरा के द्वारा। फिर है बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। यह थार्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है, तो ये अभ्यास का नियम से संबंधित है। इसके बाद है स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम क्या है, सबसे पहले है प्रत्यक्षीकरण, फिर है पहचान, फिर है धारण और उसके बाद है प्रत्याय स्मरण। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए संप्रेषण और संचार है, तो इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संप्रेषण में KISS का नियम प्रयुक्त होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए। फिर है कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है, यह है चिढ़। फिर है कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये है एकाग्रता। फिर है द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर है दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा करना। फिर है किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह विकर्ण संप्रेषण होता है। फिर है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न क्षेत्रों का प्राधिकार भी होता है, तो इसका आंसर है संतुलित विभाजन प्रतिमान। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए संप्रेषण संजालों में से
किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य ही संप्रेषण कर सकता है? तो यह है श्रृंखला संजाल। इसका जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वो एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, और उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। ठीक है। इसके बाद प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती हैं कोलाहल पर। फिर है संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण कौन सा है? तो ये है कूट संकेतन। आगे देखिए यहाँ पे खेल कूद है, आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श क्या रखा गया था? तो ये था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, याद रखिएगा। इसके बाद है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। फिर है किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक जिताया था? तो इसका आंसर है मीराबाई चानू। आगे देखते हैं कौन से नए खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में जोड़े गए हैं नए? तो ये हैं बेसबॉल, स्केटबोर्डिंग और कराटे। ये ओलंपिक में पहली बार जोड़े गए हैं इस साल। इसके बाद कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक बने? तो ये हैं मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। इसके बाद ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है 4 वर्ष। इसके बाद है कौन से ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक को पूर्ण रूप से सोने से बनाया गया था? तो 1912 में जो स्वर्ण पदक था उनको पूरी तरह से सोने से ही बनाया गया था। इसके बाद भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में हिस्सा लिया था? तो भारत ने सबसे पहले 1900 में हिस्सा लिया था ओलंपिक गेम्स में। इसके बाद 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो ये 32वां संस्करण था। इसके बाद ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो ये है 1968 मैक्सिको सिटी में। आगे यहाँ पे कृषि, इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इकॉर्निया कैसिपिस क्या है? तो ये जलीय खरपतवार है। इसके बाद है वानस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल क्या कहलाता है? ये बेरी कहलाता है। इसके बाद है गेहूं में शाकनाशी 2,4-D का प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं बुवाई के 32 दिन के बाद। इसके बाद है लवणीय मृदा में विद्युत चालकता होती है 4 DS/मीटर से भी अधिक। ठीक है। फिर है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जिंक की कमी से होता है। इसके बाद है ज्वार के दाने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है 10.4%। इसके बाद है जो इंडियन मस्टर्ड है यानी कि सरसों, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है बेसिका जुन्सिया। फिर है शिखा एक प्रजाति है किसकी? ये एक अलसी की प्रजाति है। फिर है आँख के साथ आँख मिलाकर बुवाई करने की विधि किससे संबंधित है? ये गन्ना से संबंधित है। फिर गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियां बोना क्या कहलाता है? ये रक्षक फसलें कहलाती हैं। आगे यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान, इसे भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले विंडोज़ एमी में एमी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है मिलेनियम। फिर ऐसे सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पोर्ट कहा जाता है। इसके बाद ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो ट्रेंड माइक्रो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद वह वायरस जो किसी यूज़र को यूज़फुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? तो इसे मैक्रो वायरस कहा जाता है। इसके बाद पहले कंप्यूटर वायरस यानी कि जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था क्रीपर। फिर है कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, कौन सी कीज़ कहते हैं? इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। फिर OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो OCR का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान से पढ़िएगा, कई लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कर देते हैं और आपको ऑप्शन में वो ही मिल जाएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ध्यान रखिएगा, R का मतलब होता है रिकॉग्निशन, तो पूरा फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे देखिए यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय यानी कि नेशनल तथ्य हैं, तो इन्हें डिस्कस करते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले गुजरात में सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो इसका आंसर है भूपेंद्र पटेल। इसके बाद है मोटर वाहनों की एक ही पंजीकरण से पूरे भारत में परिवहन के लिए सरकार ने 15 सितंबर 2021 से किस वन नंबर वन नेशन की सीरीज़ जारी की है? तो ये है भारत सीरीज़ यानी कि BS। इसके बाद है 9 सितंबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी शैक्षणिक संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा संस्थान सबसे पहले नंबर पर रहा है? तो IIT मद्रास सबसे ऊपर रहा है। ठीक है।
ये ओवरऑल रैंकिंग की बात हो रही है। इसके बाद है पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस विधायक को नया मुख्यमंत्री सितंबर 2021 में बनाया गया है? तो ये हैं चरणजीत सिंह चन्नी। फिर है किस केंद्र शासित राज्य एवं नए दूरदर्शन एवं एफएम रेडियो के नए ट्रांसमिशन टावर का उद्घाटन 25 सितंबर 2021 को किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख। फिर है पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर 2021 में कहाँ आयोजित हुआ था? इसका भी आंसर है लेह लद्दाख में। तो ये जो आपके वन लाइनर्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके करंट अफेयर से ही बनाए जाते हैं, जो करंट में रिलेटेड न्यूज़ है अफेयर्स हैं उनसे। तो एक तरह से ये भी आपका करंट अफेयर भी कवर करेंगे, तो इनको भी पढ़ने की आदत डालिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर है भारत में ड्रोन द्वारा दूरस्थ स्थानों में दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने के लिए 11 सितंबर 2021 को कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? तो ये है मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई। ये जितने भी पॉइंट है ऑलरेडी मैंने आपको करंट में कवर करा चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से इसे आप पढ़ लीजिए, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत सरकार में नवगठित सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 25 सितंबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के पास किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास 14 सितंबर 2021 को किया है? इसका आंसर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। फिर है भारत के किन दो समुद्री तटों यानी कि बीचेस को डेनमार्क की संस्था FEE द्वारा पर्यावरण अनुकूलता के मापदंडों को पूरा करने के कारण ब्लू सर्टिफिकेट सितंबर 2021 में प्रदान किया गया है? तो दो बीच हैं, यहाँ पे केरल का है कोवालम और पुदुचेरी का है ईडन। तो ये दो बीचेस के आपको नाम याद रखने, हाल ही में इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। फिर है टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित विकलांग खिलाड़ियों के पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में टोटल 19 मेडल जीते हैं, 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 6 कांस्य हैं। फिर है अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में भारत की किस महिला मुख्यमंत्री को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे ममता बनर्जी को सम्मिलित किया गया है इस लिस्ट में। इसके बाद है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2021 में सेना की किस सीनियर नर्स को अन्य नर्सेस के साथ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ब्रिगेडियर SV सरस्वती। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं पिछले महीने के, इन्हें भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन जिसे क्वाड कहा गया है, इसका पहला शिखर सम्मेलन 24 सितंबर 2021 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है अमेरिका में। अमेरिका इसका राइट आंसर है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यानी कि UNGA के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता 14 सितंबर 2021 से किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है अब्दुल्ला शाहिद ने, जो कि मालदीव के हैं। इसके बाद स्पेस एक्स कंपनी की सितंबर 2021 में आयोजित केवल 4 नागरिक की अंतरिक्ष यात्रा को क्या नाम दिया गया था? तो इसे नाम दिया गया था इंस्पिरेशन-4। फिर है किस राष्ट्र ने 15 सितंबर 2021 को ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। फिर है कैनरी आइलैंड्स में ला पामा द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत 19 सितंबर 2021 को सक्रिय हो गया है? इसका आंसर है कुम्ब्रे वीजा। ठीक है, कुम्ब्रे वीजा इसका आंसर है। फिर है संसद अध्यक्षों यानी कि स्पीकर्स की नॉन वर्चुअल 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सितंबर 2021 में कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुई है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के किस शहर में? ऑस्ट्रिया के वियना में। इसके बाद है किस फार्मूला 1 रेस चालक ने सितंबर 2021 में अपनी 100वीं F1 रेस जीत का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मैंने इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो था वहाँ पे भी आपको पढ़ाया था स्पोर्ट्स सेक्शन में। तो लुइस हैमिल्टन, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन, ये फार्मूला 1 में टोटल 100 रेस जीत चुके हैं और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले रेसर बन गए हैं। फिर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस नए त्रिपक्षीय सुरक्षा सहभागिता गठबंधन यानी कि ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अलायंस की घोषणा 15 सितंबर 2021 को की गई है? तो ये है ऑकूस। ठीक है, ऑकूस। ये देखिए AUKUS, तो ए से हो गया आपका क्या? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्रिटेन के लिए है UK और अमेरिका के लिए है US। तो कंट्री का शॉर्ट में नाम ही है, इससे आपको याद रख सकते हैं ऑकूस। इसके बाद है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में 12 सितंबर 2021 को संपन्न US ओपन टेनिस में महिलाओं की, यहाँ पे ये सफल लिखा है लेकिन यहाँ पे होगा एकल, तो महिलाओं की एकल चैंपियनशिप किस युवा खिलाड़ियों ने जीती है? तो इनका नाम है एमा रादुकानु। ठीक है, याद रखेगा।
एमा रादुकानु ने यूएस ओपन का वुमेन सिंगल का टाइटल जीता इस साल का। इसके बाद है अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 में पुरुष एकल चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये हैं डेनिल मेदवेदेव। तो इनका दोनों का नाम आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है रूस एवं बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ, तो ये था जैपैड 2021। फिर है कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSTO के सदस्य राष्ट्रों की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से सितंबर 2021 में संपन्न हुआ है, तो ये है रूबेज 2021। ठीक है, रूबेज 2021 इसका नाम था। इसके बाद है सितंबर 2021 में मैक्सिको में आए ट्रॉपिकल हैरिकेन यानी कि तूफान को नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम है हैरिकेन ओलाफ। ठीक है, OLAF ओलाफ इसका नाम दिया गया है। इसके बाद है सितंबर 2021 में किस ट्रॉपिकल तूफान ने वियतनाम और सेंट्रल फिलीपींस में तबाही मचाई थी, तो इसका नाम था कोलसोन। ठीक है, तूफान कोलसोन। इसके बाद है ब्रिक्स यानी कि BRICS देशों का 13वां शिखर सम्मेलन किस देश ने 9 सितंबर 2021 को आयोजित किया था, तो इसका आंसर है भारत। ठीक है, तो ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है 2021 की, ये भारत के पास है। तो अभी हाल ही में 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था जिसे आयोजित किया गया था भारत में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट सार संग्रह थे और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर थे, सभी हमने एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और इसी सीरीज़ में आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं जहाँ पे हम सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पेपर, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, इंस्टा में आपको डेली वोकैब मिल जाता है, डेली करंट अफेयर मिल जाता है, डेली GK मिलता है। और टेलीग्राम में आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन हैं, उन सभी की PDF मिल जाती है। जो भी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, जॉब की नोटिफिकेशन है, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिल जाता है। तो मेक श्योर इंस्टा और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन जरूर करिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।